नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों असंवैधानिक बताया है? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है? क्या भारत में चुनावी चंदा बंद होगी? देखा जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया होता है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है। कोई भी नागरिक भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है, गुप्त रूप में दान कर सकता है पार्टियों को। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है और इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हो और इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। जब भुगतानकर्ता का नाम नहीं होगा तो यह असंवैधानिक तो होना ही मानता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अहम फैसला है और एक अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट को, जिससे सभी को न्याय और हक मिल सके। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा निर्णय माना जा रहा है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक माना है। क्या पता जब भी कोई भी आदमी खरीद कर कंपनियों को गुमनाम तरीके से चंदा दे देती थी, लेकिन इस पर अब रोक लगना लाजमी है। देखा जाए, भारत में चुनावी चंदा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में लाए गए थे और ये बॉन्ड तयशुदा समय के लिए जारी किए गए थे जिस पर ब्याज नहीं मिलता। ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की तय रकम शक्ल में जारी किए जा सकते हैं। इन्हें साल में एक बार तय समय के भीतर कुछ खास सरकारी बैंकों से खरीदा जा सकता है। भारत के आम नागरिकों और कंपनियों को ये इजाजत है कि ये बॉन्ड खरीदकर सियासी पार्टियों को चंदा के रूप में दे सकते हैं। भारत के नागरिकों को यह हक था कि वह ये बॉन्ड खरीदकर पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, लेकिन इसमें नागरिक तो बहुत कम आम नागरिक तो खरीद नहीं सकता। इसे बड़े बड़े उद्योगपति खरीद सकते हैं। आप सब जानते हैं, उद्योगपतियों को ही बड़े बड़े बैंक क्या देते हैं, लोन देती हैं, और आम नागरिक के लिए तो बैंक आप जाएंगे तो लोन तो कदापि नहीं दे सकते। एक या दो बात सुनाते हैं, और स्टेट बैंक तो और भी, आप स्टेट बैंक का रवैया जानते ही हैं। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको इसलिए असंवैधानिक करार दिया गया है। कोई भी इसका लाभ जो कानूनी तौर पर है उस पे जो असंवैधानिक अधिकार के तहत जो असंवैधानिक तरीके से कोई भी चीजें नहीं की जा सकती। भारत में चुनावी और सियासी दलों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के मुताबिक 2019 से 2021 के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 62% से ज्यादा आमदनी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिले हुए थे। सोच सकते हैं, एडीआर के मुताबिक 2019 से 2021 के दौरान 7 राष्ट्रीय पार्टियों को 62% से ज्यादा आमदनी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिले हैं। 62% से ज्यादा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे कि सियासी चंदे में काले धन के जो लेन देन का खात्मा करके राजनीतिक दलों के रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। लेकिन बाद में इसके काफी ज्यादा आलोचना भी है। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, प्रत्येक बॉन्ड किसने खरीदा और उसे किसने दान किया। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है, कोई भी आम आदमी आरटीआई के तहत इसको जानने का अधिकार रखता है और इसलिए इसे असंवैधानिक अवैध हो जाते हैं। देखा जाए, प्रत्येक बॉन्ड को किसने खरीदा और किसे दान दिया गया। एडीआर का कहना है कि इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और अवैध हो जाते हैं, क्योंकि देश के करदाताओं को दान के स्रोत की जानकारी ही नहीं होती है। उनको जानकारी स्रोत ही नहीं होती है और बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वही तो पार्टियों पर इन्वेस्ट करते हैं। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशन का वीडियो, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।